हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ एक नई बुक का रिव्यू करना चाहता हूँ। ये है दिस इज़ फॉर एवरीवन बाय टिम बर्नर्स ली, द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। है ना, ये रिसेंटली आई है। और टिम बर्नर्स ली, सर टिम बर्नर्स ली, ये हैं द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये उनकी बेसिकली बायोग्राफी है, मेमोयर टाइप का। और काफ़ी अच्छा है ये मेमोयर। कैसे उन्होंने ये हैं, देखिए, सर टिम बर्नर्स ली यंग। और ये इनकी मम्मी का रोटरी वॉल कैलेंडर, इसमें मैं आता हूँ। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ ये बुक किस बारे में है, बेसिकली ये इनकी जर्नी बताता है सर टिम बर्नर्स ली की, कैसे कहाँ ये पैदा हुए। और इनके पेरेंट्स दोनों ही मतलब जीनियसेस थे बेसिकली, है ना, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। और इनके पेरेंट्स एलन ट्यूरिंग, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग आई थिंक कह सकते हैं उनको, उनसे मिल चुके थे, है ना, उनसे। तो मतलब काफ़ी वेल टू डू फैमिली से, एक तरीके से काफ़ी इंटेलिजेंट फैमिली से। इनकी मदर काफ़ी क्रिएटिव थिंकर थी, जैसे मैंने इसलिए आपको दिखाया रोटरी कैलेंडर टाइप का। तो मतलब इनका चाइल्डहुड वैसे दिखाया इसमें, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, स्कॉलरशिप वगैरह पे मतलब कॉलेज गए, और फिर मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे। तो इवेंचुअली ये सर्न के लिए काम करने के लिए जाते हैं। सर्न इंस्टीट्यूट जो है, जहाँ पे ये आपने सुना होगा लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है। तो वहाँ पे ये बेसिकली क्योंकि इन्होंने फिज़िक्स की स्टडी भी की थी, इनको लगा था कि मैथ्स और साइंस का बेस्ट मेल फिज़िक्स होता है, तो फिज़िक्स पढ़ लेते हैं। तो बाद में ये रिग्रेट करते हैं उसको, क्योंकि फ़िज़िक्स एक अलग ही बॉल गेम है। तो सर्न में लेकिन इनको नौकरी मिल जाती है। तो वहाँ पे ये आई थिंक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टाइप के किसी रोल में होते हैं। और वहाँ पे ये नोटिस करते हैं कि जो अलग अलग टीम्स हैं, है ना, वो कम्युनिकेट ठीक से कर नहीं पा रही हैं, कि किसी का सिस्टम कुछ अलग रूल्स पे चलता है या फिर स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इनको कई प्रॉब्लम्स दिखती हैं वहाँ पे। तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये जो सोल्यूशन लाते हैं, वही सीड बनता है आज के वर्ल्ड वाइड वेब का। अब इस बुक में जहाँ तक मुझे समझ में आया, देखिए, इनका जो हमेशा से रुख रहा है टिम बर्नर्स ली का, वो ये वाला रहा है, दिस इज़ फॉर एवरीवन। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, इन्होंने वो खोज जो है दुनिया के साथ शेयर की, उसका इन्होंने कोई पेटेंट या कुछ रिव्यू, कुछ वो नहीं लिया, क्या कहते हैं, पैसे नहीं लिए। क्योंकि इनका मानना था कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सबका अधिकार है, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए इसका। और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट पे काफ़ी जो ट्रैफिक है, जैसे कहते हैं, वो कोई एक कंपनी ओन कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज भी आप इनको न्यूज़ में देखते होंगे कि ये जो आजकल का जो वर्ल्ड वाइड वेब है, उससे काफ़ी खफा है ना। और वो कुछ उन्होंने अपना भी शायद नया वर्ल्ड वाइड वेब खोला हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं, एक नया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें इस टाइप का कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे आज गूगल फेसबुक के पास जो पावर है ना, ऑलमोस्ट मोनोपोलीज हैं ये अपने अपने नेट, ऑलमोस्ट मोनोपोलीज हैं। तो ये चीज़ इसमें डिस्कस किया। और उसका बेसिकली ग्रोथ, है ना, जो मैंने आपको बताया, सर्न का जो आइडिया था इनका, वहाँ से लेके कैसे वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुँचे। और फिर एक कंसोर्टियम W3C करके कंसोर्टियम बनवाया, जो कि इंश्योर करता था कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सेस है हर कंट्री को मिले, हर कंट्री से जुड़े, है ना। इंडिया में ये शायद नंदन नीलेकनी, जो आधार के जो वो हैं फाउंडर इंडिया में, उनसे मिले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है इसमें। और इंटरनेट के बारे में आपको कई मिसकंसेप्शंस जो हैं वो क्लियर होंगे इस बुक में। और जो मेन प्रॉब्लम आती है कई लोगों को, कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को हम इक्वली समझते हैं, है ना। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जैसा इसमें समझाया कि इंटरनेट तो हो गया इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। आप समझिए, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से तार से जुड़ा है, बस वो इंटरनेट हुआ, तारों का जाल, जो हार्डवेयर हो गया एक तरीके से। और जो सॉफ्टवेयर है कि एक कंप्यूटर एक्चुअली दूसरे कंप्यूटर से फाइल शेयर कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है, वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए करता है ना। तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, TCP/IP आपने सुना होगा, उसमें कुछ DNS सर्व होते हैं, डोमेन नेम सर्वर्स। तो उनको कैसे इन्होंने तीनों चीज़ों को एक साथ ला के एक वर्ल्ड वाइड वेब की वो की। और कमर्शियल वो ना हो, इन्होंने पूरी कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली आप जानते हैं कि कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए, और बीच में और कमर्शियल इंटरेस्ट आ गए। और नेट का जो आज यूज़ होता है ना, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में बात की, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं,
कि कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो चैप्टर था यूएस में, है ना, कि कैसे वो डेटा को यूज़ करके वोटर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और इवन आज भी जो आपका डेटा है वो आपका ट्रूली नहीं है, आप अपने डेटा को ओन नहीं करते हैं। कोई कोई साधन नहीं है आपके पास, जैसे अपने ही फाइनेंशियल स्पेंडिंग का डेटा जो आपने पूरे अमेज़ॉन पे या उस पर सर्च किया है, आप वो डेटा कंपनी से मांगना चाहें फ्री में तो आपको मिलेगा नहीं, है ना। इन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्सा इसमें अपना डिस्कस किया था कि ये अपनी पेमेंट्स, फाइनेंशियल पेमेंट्स जैसे जैसे करते थे, उसका उन्होंने कुछ आई थिंक कोड लिखा और फिर वो उन्होंने ट्रैक रखा और वो उसके बेसिस पे उनको मिलता रहता था डेटा। बट कंपनी को जैसे ही पता चला बैंक को, उन्होंने इनको वो डेटा शेयर करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये डेटा तो अब हमारा है और आपको अगर वो डेटा चाहिए तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो तुरंत इन्होंने अपना वो जो उस बैंक से क्रेडिट कार्ड वगैरह सब ख़त्म कर दिया। और क्योंकि इनका पॉइंट ये कि भाई जो भी मैं इंटरनेट पर कर रहा हूँ वो भी तो आई शुड ओन देम ना, वो डेटा मेरा हुआ, वो डेटा उस कंपनी का कैसे हो गया। तो ये जो डेटा पे प्रॉपर्टी की तरह हक जमाने वाली बात है, ये इसमें काफ़ी अच्छे से कही गई है। एक और बुक का मुझे उदाहरण याद आता है, टेक्नो फ्यूडलिज्म करके है, यानिस वेरोफकिस करके नाम है, अजीब सा नाम है, आई थिंक ग्रीक इकोनॉमिस्ट हैं। उनका जो मानना था, उनका ये कहना था कि देखिए अब हम एक फ्यूडल इंटरनेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ भी एक्चुअली ओन नहीं करते हैं। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, उसमें जो मूवीज़ हैं आप डाउनलोड कर भी लीजिए, आप उसको सेव कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगर नेटफ्लिक्स चाहेगा कि उसको उसके प्लेटफॉर्म से वो मूवी हटानी है, वो हटा देगा, और या टीवी शो हटाना है वो हटा देगा। आप कुछ नहीं कर सकते उस मामले में, क्योंकि आपने साइन अप करते हुए वो परमिशन उनको दे रखी है। तो आप ट्रूली आज के दिन कितनी चीज़ें ओन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के, इंटरनेट के रूप में मैं कह रहा हूँ आपसे। आप ओन नहीं करते। पहले जैसे सीडीज़ होती थी, मूवी की सीडी आप ला के ख़रीद के रख लिए, तो यू ओन दैट सीडी नाउ, है ना। तो आपसे कोई कंपनी आके वो ले नहीं सकती है। बट आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ डेटा, एवरीथिंग इज़ सब्सक्रिप्शन। तो वो थोड़ी ख़तरनाक सी बात है, क्योंकि वो डेटा का यूज़ ये लोग कैसे कर रहे हैं हमें पता नहीं। ऊपर से हमें ओनरशिप राइट्स मिलती नहीं है हमारी प्रोडक्ट्स पे, हमारी खरीदे हुए प्रोडक्ट्स पे। तो ये एक अलग खैर इशू है। बट इसमें वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कैसे वो बना, क्या उसमें चैलेंजेस आए, और फाइनली ये जो एआई का जो आजकल चैप्टर चल रहा है, उस पर भी इन्होंने अपने राय दी है कि एक इनका ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेब काफ़ी फेमस है ना। ये चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे, ये देखिए फॉर सिटीजन्स, कि जो इनका मानना है कि ऐसा होना चाहिए था इंटरनेट, कि क्रिएटर्स एंड कोलैबोरेटर्स के लिए कम्युनिटी स्ट्रांग हो, सिविल डिस्कोर्स हो, है ना। आपको याद है वेब न्यूट्रलिटी पे भी काफ़ी चर्चा हुई थी आज से 6-8 साल पहले। तो ये भी इन्हीं का काफ़ी इसमें योगदान था। तो इन चीज़ों के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है, मैं सबको रेकमेंड करूँगा। और हाँ, जो जिस चीज़ की वजह से मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया था, ये देखिए पहली चैप्टर की पहली लाइन जो है, आई वॉज बॉर्न इन 1955 द सेम ईयर एज स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स। है ना कमाल की बात। जिसने इंटरनेट बनाया, जिसने आईफोन बनाया या स्मार्टफोन, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया कंप्यूटर का, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, तीनों एक ही साल पैदा हुए थे। कितनी अजीब बात है। तो यहाँ से मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ ये पढ़ने को बुक की। ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइन है। और इनकी जो थिंकिंग है ये भी काफ़ी, आई थिंक मैं इनसे सहमत हूँ कि दिस इज़ फॉर एवरीवन। क्योंकि इनका देखिए मानना था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वेब की तरह आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं, क्रिएटिवली कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो जो नॉलेज का एक्सप्लोजन है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा ह्यूमैनिटी के लिए। हालांकि इनको भी पता था कि साइड इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, ऐसे किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी का होता है। बट इस हद तक होगा कि कंपनीज ऑलमोस्ट आपका डेटा ओन करने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे एडवर्टाइज़ हो रहे हैं, आपका डेटा कैसे लीक हो रहा है ना। जैसे कहते हैं मैंने कुछ बोल दिया, अगले दिन यूट्यूब या गूगल पे मुझे उसका ऐड आ जाता है। तो ये चीज़ें नहीं इन्होंने इमेजिन की थी कि ऐसा होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए। तो हमें भी उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर कोई और अल्टरनेटिव है, जैसे टिम बर्नर्स-ली कहते हैं कि एक नया इंटरनेट मैं बनाना चाहता हूँ, तो उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बुक है गाइस, इसको पढ़िए, बताइए कैसा लगा। ओके, थैंक यू।